हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और मुझे उम्मीद है अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम परफेक्ट जा रहा है। उसमें जितने भी कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं वो सब आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। उनके पॉइंट्स बता दो, कौन कौन से पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज के 2 लॉज वो आपने डिस्कस कर लिए। इसके बाद लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एडी करंट, ये सारा हो गया था। तो फर्स्ट चैप्टर बताता है कि हम एसी करंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है, सेकंड चैप्टर इस पे फोकस करेगा कि जो आपने एसी करंट जनरेट की उसको एसी सर्किट्स में से पास करेंगे और देखते हैं कि सर्किट कैसे रिएक्ट करता है, यानी एसी सर्किट की स्टडी करेंगे। अब एसी सर्किट की स्टडी का मीनिंग क्या है? किसी भी सर्किट की स्टडी का मतलब होता है कि उस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है किसी भी स्टैंड पर, उसमें कितना रेजिस्टेंस है, यानी उस सर्किट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही सर्किट की स्टडी कहलाती है। अब यहां पे क्या स्टडी करनी है वो हमें देखना है। अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स दिखाऊंगा, बट इस स्टडी को करने से पहले हमने एसी करंट और वोल्टेज को मेजर करना सीखा था। आरएमएस वैल्यू, आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट 2 और ई आरएमएस ई नॉट बाई रूट 2। यहां से आगे आज चल रहा है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट है ऑल्टरनेट सर्किट्स में और डीसी सर्किट में मेन डिफरेंस क्या है। दोस्तों होता क्या है, हमने अब तक सिर्फ डीसी सर्किट और डीसी करंट पढ़ी है, यानी 10th में जो फर्स्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था वो आपके दिमाग में कहीं स्पेस बना ले गया है। और आप यहाँ भी जब 12th में है, 12th में सेकंड चैप्टर को जब आपने रीड किया अच्छे से तो वही जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रेंथन हो गए। अब सेम कंसेप्ट आप इस चैप्टर में लगाओगे तो इसमें कई बार अजीबोगरीब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक पर्टिकुलर मैटर में सोच रहा है जबकि ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के 100% सक्सेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट में मेन डिफरेंस क्या है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट में मेन डिफरेंस क्या है। तो इधर मैं डीसी सर्किट ले रहा हूं। जो आपने पढ़ा है डीसी सर्किट मतलब वही जो बैटरी और सेल वाले जो आपने ओम्स में पढ़े थे, डीसी सर्किट और एसी सर्किट। डीसी सर्किट में आपने मेनली रेजिस्टेंस देखा था और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में कैपेसिटर भी देखा था। तो 2 एलिमेंट्स है। जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा ये है, एक तो रेजिस्टेंस देखा था आपने और किसी किसी क्वेश्चन में आपने कैपेसिटर भी देखा था, जबकि यहां पर आप 3 एलिमेंट दिखोगे, रेजिस्टेंस भी दिखोगे न्यूमेरिकल्स में, एक कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी हो सकता है। तो दे आर 3 एलिमेंट्स हैं। इसको रजिस्टर कहते हैं। हर रजिस्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं कन्वेंशनली अभी तक। हर कैपेसिटर में कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है और हर इंडक्टर में कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस होता है। यूनिट है हेनरी। तो इसी को LCR, इस चैप्टर को हम कहते हैं LCR वाला चैप्टर। तो LCR यहीं से दिखने में पड़ा है। कॉइल के लिए L, कैपेसिटर के लिए C और रेजिस्टेंस के लिए R यूज हो रहा है। तो पहला डिफरेंस डीसी सर्किट और एसी सर्किट में यही है कि इसमें थे 2 एलिमेंट, इसमें आपको मिलेंगे 3 एलिमेंट्स। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है कि यहां पे फेज डिफरेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, नो फेज डिफरेंस। इनफैक्ट हमने फेज डिफरेंस नाम की चीज कोई सुनी ही नहीं थी जब हम ओम्स लॉ के चैप्टर की स्टडी कर रहे थे, लेकिन यहां पे होता है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I।
फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो करंट को जन्म देता है अगर सर्किट क्लोज है तो पोटेंशियल डिफरेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी वजह से करंट एग्जिस्टेंस में आता है। अब V और I सेम फेज और डिफरेंट फेज या नो फेज, इसका मैं सिंपल सा मीनिंग बताता हूं क्योंकि ये तो टेक्निकल वर्ड है। यहां पर V और I अगर सर्किट में एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ जीरो, यानी V और I साथ साथ चल रहे हैं, तो हम कहेंगे V और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस जीरो। इसमें आप देखोगे इन सर्किट में रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस है, मेनली 99% क्वेश्चन रेजिस्टेंस के थे। और कैप्सूल में भी जब कैप्सूल चार्ज और डिस्चार्ज होता है सिर्फ तब वेरिएबल होती है करंट, वो भी फ्रैक्शन सेकंड के लिए, अदरवाइज पूरे टाइम करंट जीरो रहती है। तो कैप्सूल का इतना यूज नहीं हुआ है इन सर्किट में, डीसी सर्किट में, लेकिन यहाँ पे तीनों का यूज होगा। तो इसमें V और I में फेज डिफरेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस को अगर छोड़ दें, कैप्सूल और कॉइल, इसमें V और I में फेज डिफरेंस होगा। डीसी सर्किट में फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर V मैक्सिमम उसी वक्त I मैक्सिमम, जिस वक्त V जीरो उसी वक्त I जीरो, यानी V और I एक साथ मैक्सिमम और एक साथ मिनिमम होंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले मैक्सिमम हो जाए, करंट कुछ देर के बाद मैक्सिमम हो, या उल्टा भी हो सकता है कि करंट पहले मैक्सिमम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बाद में मैक्सिमम हो। यानी अब V और I एक साथ नहीं है, थोड़ा सा गैप आ गया, आगे पीछे हो गए। आगे पीछे होने को हम फिजिक्स में कहते हैं कि इनमें फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस मतलब कि इनमें डिफरेंस आ गया, यानी कब ये मैक्सिमम होंगे, कब मिनिमम होंगे, अलग अलग टाइम पे, जबकि इस सर्किट में ऐसा नहीं था, याद है। तो इसमें फेज डिफरेंस का मतलब है कि V और I साइमल्टेनियसली मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होंगे। आपको एक जनरल मीनिंग समझना जरूरी है, तभी आपको पूरा सीन क्लियर होगा, ठीक है। तो हार्ड को टेक्निकल लैंग्वेज सीखने से आपकी फिजिक्स कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाती है। इसलिए मेरी कोशिश है आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताना कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे हमने फेज डिफरेंस का मीनिंग समझा। तीसरा जो डिफरेंस होता है इसमें वो है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटीज थी, यहां होंगी ये वेक्टर। जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ जो होगा और जो रेजिस्टेंस होगा, ये वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, दीज आर वेक्टर्स, और इनका वेक्टर का नाम है यहाँ पे फेजर। फेजर डायग्राम, फेजर कहलाएंगे ये वी आर। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया दोस्तों कि वी और आर ओम्स लॉ वाले चैप्टर में स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसको हमने स्केलर की तरह से हैंडल किया था। यहां पे ये जो वी आर है ये सब फेजर्स है, फेजर्स मतलब वेक्टर्स है। तो यहाँ वेक्टर का यूज होगा, इसमें 1/r1 ये सब फॉर्म में नहीं चलेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के अलग रूल्स हैं, वो सारे वेक्टर पे बेस्ड हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। वो है बहुत सिंपल। तो एक ये डिफरेंस भी अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज हैं वी और आर। चौथा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस चैप्टर में रेजिस्टेंस का एक ही नाम यूज हुआ है, रेजिस्टेंस, जबकि यहां पे रेजिस्टेंस का, यहां पे रेजिस्टेंस के 3 नाम यूज हुए हैं, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। तीनों की यूनिट ओम है क्योंकि है तो तीनों रेजिस्टेंस ही। इसका सिंबल रेजिस्टेंस का आर, रिएक्टेंस का कैपिटल एक्स और इंपीडेंस का कैपिटल जेड।
इस तरह से सिंबल बनाए गए हैं इसमें। तो रेजिस्टेंस का भी यूज होगा वर्ड, रिएक्टेंस का भी यूज करेंगे और इंपीडेंस का भी यूज करेंगे। इसका समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो सर्किट के रेजिस्टेंस का नाम होगा रेजिस्टेंस। अगर हमारे सर्किट में, एसी सर्किट में अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो सर्किट के रेजिस्टेंस को कहेंगे रिएक्टेंस। अगर सर्किट में सिर्फ कॉइल है तब भी हम कहेंगे रिएक्टेंस। यानी कि दो नाम आ गए, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एंड कॉइल के लिए रिएक्टेंस। पूरा नाम बता दूं मैं आपको। अगर हमारा कैपेसिटर वाला रिएक्टेंस है तो कैपेसिटर वाले रिएक्टेंस को हम लिखेंगे एक्सी, यानी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और इसको एक्सी से जोड़ करेंगे, एक्स एल दो अगर कॉइल का है, यह है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सी और एक्सएल कॉइल के रेजिस्टेंस को भी रिएक्टेंस कहेंगे, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को भी कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रिएक्टेंस है। अगर इनके साथ रेजिस्टेंस भी हो, यानी रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तब नाम होगा इंपीडेंस। यानी हमारे सर्किट में ये कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, या कॉइल है और रेजिस्टेंस है, या तीनों है, इन रेजिस्टेंस भी रिएक्टेंस के साथ आ रहा है, तब नाम हो जाता है इंपीडेंस। तो आपको ये पता चल गया कब कौन सा नाम यूज करना है। ठीक है, जैसे क्वाइट सिंपल, यहां पर इसको मैं कहता हूं, थोड़ी स्पीड चाहिए लिखने के लिए। आपने अब तक लगभग सारे मेजर डिफरेंस सीख लिए हैं। इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट्स, कोई फेज डिफरेंस कंसेप्ट नहीं है, इसमें फेज डिफरेंस कंसेप्ट है। इसमें वी आर स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें रेजिस्टेंस के कई सारे नाम हैं, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। अगर आपको ये 4 चीजें दिमाग में क्लियर हैं तो आपके लिए एसी सर्किट की स्टडी करना हो जाता है बहुत आसान। तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं और इसके आगे देखते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसको मैं हटा देता हूं। अब आता है एसी सर्किट की स्टडी। तो एसी सर्किट की स्टडी एक्चुअली है क्या, हमें एसी सर्किट की स्टडी में करना क्या है, मैं आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपने ये किसी भी एसी सर्किट के 7 पॉइंट्स निकाल लिए तो समझ लेना कि आपने उस सर्किट की सारी जन्म पत्री निकाल ली, सब कुछ निकाल, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने सर्किट आपके कोर्स में है 12th में। देखिए इनसे कितने सर्किट आप बना सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड कॉइल, इनसे टोटल कितने रेजिस्टेंस बन सकते, कितने सर्किट बन सकते हैं। तो टोटल 7। ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, सर्किट कंटेनिंग कॉइल ओनली, 3 सर्किट हो गए। अब 2-2 की कॉम्बिनेशन, ये और ये और ये, तो 3 और 6 हो गए, ये तीनों एक साथ हो तो 7। तो टोटल 7 सर्किट हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब सर्किट की स्टडी का मीनिंग क्या है, आपको सर्किट की स्टडी में निकालना क्या है, स्टडी क्या करनी है। तो 7 पॉइंट्स है। नंबर 1, ई की इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, ई और टी में इक्वेशन, एक पर्टिकुलर टाइम पर ईएमएफ सर्किट में कितना होगा। आपको पता है एसी सर्किट में एसी ईएमएफ हर इंस्टेंट चेंज हो रहा है,
तो किस इंस्टेंट पर कितना है, मतलब थर्ड सेकंड पे कितना है, फोर्थ सेकंड पे कितना है, 9 सेकंड, तो ई और टी का एक रिलेशन होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, आई और टी में भी रिलेशन पता करना है कि करंट टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। चेंज तो होगी क्योंकि एसी है, और टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, तो एक इक्वेशन आपको इसका भी बनाना होगा। थर्ड पॉइंट आता है कि ई और आई में फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस निकालना है। चौथा, सर्किट का रेजिस्टेंस। पांचवा, पावर फैक्टर। ठीक है। छठा है फेजर डायग्राम। और सातवां है ग्राफ। अगर आपने ये 7 पॉइंट्स याद कर लिए, 7 कितना इंपॉर्टेंट नंबर है। आप में 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। और कहते हैं ना कि कितने सीज हैं? 7। कहते हैं 7 समुद्र पार से ये प्रिंस आया है, 7 सीज है। हेवन कितने माने जाते हैं? वो भी 7 है। सारे गामा पाधा निसा जो आपके सुर है वो भी कितने? 7। 7 का नंबर हमारे जीवन से बहुत ही इंडिस्पेंसेबल पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहां भी 7 पॉइंट्स बता रहा हूं, तो इसके भी धुन बच जाएगी इस चैप्टर की सारे गामा से। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स कैसे निकालना है मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मतलब उसका डायग्राम कुछ ऐसा, आर ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस आर ओम के रेजिस्टेंस में ये एसी सर्किट का सिंबल है। सबसे पहले ई, तो मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं, इसमें 7 सर्किट्स हैं और 7 सर्किट्स में जो ई का इक्वेशन है वो सबके लिए सेम है, वो आपको निकालना नहीं है। सब में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सब में ये लिखना है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे रूम में, हमारे यहाँ सब जगह लाइट कहाँ से आ रही है? सब पावर हाउस से। और पावर हाउस में एक ही काम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट होती है, और कॉइल के रोटेट होने से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता ही E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, AC होता है। इसलिए हमें लेना है E का हर इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सर्किट। ये पहला पॉइंट हो गया। आई करंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें करंट आई होता है हमारा E अपॉन आर। ई क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो ई नॉट अपॉन आर क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम आई नॉट कहते हैं। दिस इज आई नॉट, क्योंकि जब ई की मैक्सिमम वैल्यू है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो ई नॉट अपॉन आर को मैंने लिख दिया आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई और टी, इस इक्वेशन में टाइम भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, तो करंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है ये आप इस इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है। इसके बाद फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए मैं आपको थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, उसको आप सीख लीजिए। साइन के अंदर जो एंगल होता है, एंगल इज फेज। कैलकुलेशन पर्पस के लिए साइन के अंदर का जो एंगल है, तो फेज ऑफ ई क्या हो गया? ओमेगा टी। फेज ऑफ आई क्या हो गया? ओमेगा टी। दोनों के अंदर एंगल ओमेगा टी है। तो लिख सकते हैं फेज ऑफ ईएमएफ इज ओमेगा टी, फेज ऑफ करंट ओमेगा टी। इसलिए फेज डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस हो जाएगा 0, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0।
तो फेज डिफरेंस 0 हो गया। अब ये आप पूरी जिंदगी के लिए याद कर लो, दुनिया में जितने भी रेजिस्टेंसेज आएंगे, जब भी रेजिस्टेंस आएगा, इसको ओमिक रेजिस्टेंस भी किया था क्योंकि ओम्स वाले चैप्टर में ही तो इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें कभी भी V और I में फेज डिफरेंस नहीं होगा। V और I में फेज डिफरेंस नहीं का मतलब है कि इसमें दोनों V और I एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम होंगे, एक साथ चलते हैं रेजिस्टेंस में। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R ओम ही इसका रेजिस्टेंस है। पावर फैक्टर ये क्या है? देखिए, पावर फैक्टर वो होता है जो किसी भी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, पावर वो निकालता है। ठीक है, यानी एक एसी सर्किट कितनी बिजली खा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो पावर फैक्टर है ये बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। और क्या करना होता है, जो फेज डिफरेंस है उसमें कॉस लगा दो, साइन कॉस टेन वाला कॉस। फेज डिफरेंस कितना था इसमें 0, तो कॉस 0 लगा लो 1, यानी पावर फैक्टर है रेजिस्टेंस का 1। और cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, cos फाई पावर फैक्टर है, where phi is phase difference। क्यों है मैं बताता हूं आपको, आगे चल के हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जितनी भी एसी सर्किट में से पावर कंजम्पशन का, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है EV IV cos फाई। ये तीनों मल्टीप्लाई होकर P पावर को जन्म दे रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 6 के फैक्टर बताओ, तो 2 3 1 ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसी पावर आता है EV IV cos फाई, इन तीनों के मल्टीप्लाई से। तो ये तीनों क्या है, इसके फैक्टर। जैसे 6 के फैक्टर है 2 3 और 1, ऐसी P के फैक्टर है EV IV cos फाई। EV IV वर्चुअल वैल्यूज है। तो cos फाई क्या है, एक फैक्टर है, और उस फैक्टर का फायदा, उसका बेनिफिट क्या है, ये पावर निकालने में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये है पावर फैक्टर। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी। यानी ये रेजिस्टेंस जो दिख रहा है सीधा साधा, ये बहुत तेज है, ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, यानी सबसे ज्यादा बिजली तीनों एलिमेंट में, तीनों मतलब रेजिस्टेंस, कॉइल और कैप्सूल में अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है तो वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, पावर फैक्टर इसका 1 होता है। उसके बाद फेजर डायग्राम और ग्राफ। तो मैं यहां आपका फेजर डायग्राम बनाता हूं। फेजर डायग्राम के लिए, फेजर मतलब वेक्टर्स E0 और I0। इसमें आपको देखना है E का फेज वाला एंगल, साइन के अंदर जो एंगल बन रहा है, ओमेगा टी एक एंगल है, बिकॉज थीटा होता है ओमेगा अपॉन टी, ये आपने पढ़ा ही होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ओमेगा इंटू टी एक थीटा को जन्म देता है, ये थीटा है बेसिकली। तो E0 हमेशा मैक्सिमम वैल्यू का बनाना है वेक्टर E0, और इसमें एंगल दे दो ओमेगा टी, बिकॉज ये एंगल है ओमेगा टी। I0, I में देखोगे I की इक्वेशन का भी सेम है, फेज सेम है, तो सेम एंगल पे यहां से आओ, एक्स एक्सिस से सेम एंगल पे। यहाँ I0 मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है, I0 का फेजर स्मॉल है, E0 का फेजर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि I इज इक्वल टू E अपॉन आर। E में कुछ डिवाइड करने से मिल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं डिवाइड करा है तो कम ही होगा। तो एक कन्वेंशन है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। I0 को E0 से छोटा बनाना है, दोनों सेम एंगल बनाने, बिकॉज दोनों के फेज सेम है, दोनों के अंदर एंगल सेम है। ग्राफ, ग्राफ में सबसे पहले E का बना देना। E क्या है, साइन का, मैक्सिमम ये E0 और नीचे माइनस E0। E0 और माइनस E0। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि फेज डिफरेंस 0 का मतलब है एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम, तो यहां पे दोनों 0 होंगे। और इस पॉइंट पे देखो E मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे I भी मैक्सिमम होगा, तो इस तरह से
तो आप देखोगे इस पॉइंट पर यहाँ पर इस टाइम पर दोनों मैक्सिमम, दोनों की पीक इसी टाइम पर है, तो दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों जीरो से पास हो रहे हैं ग्राफ, यानी दोनों एक साथ जीरो। यहाँ पे इस टाइम पर दोनों की पीक आ रही है, यानी कि दोनों एक साथ मैक्सिमम, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस जीरो होना। तो ये 7 पॉइंट्स आपने बना के देखे, 7 पॉइंट की स्टडी की। इस तरह से अगर किसी भी सर्किट के 7 पॉइंट्स पता है तो समझ जाना आपने उस सर्किट का कंप्लीट डाटा इकट्ठा कर लिया, कंप्लीट, इससे बियॉन्ड सर्किट में कुछ नहीं रह जाता। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये सर्किट कंटेनिंग कॉइल होगी। अब मैं इसको सबको बिठा देता हूँ, इनको आप याद रखना पॉइंट्स को, मुझे पॉइंट्स याद हैं और इसलिए मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ। सर्किट कंटेनिंग कैप्सूल, यदि कोई सर्किट है उसमें सिर्फ कैपेसिटर, एसी सोर्स अप्लाई किया हुआ है इसमें, और कैपेसिटर में कुछ कैपेसिटेंस होगा सी। अब इसकी स्टडी करनी है हम लोगों को कि ये कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले ई का फॉर्मूला को पता ही है, ई होगा E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। पहली इंफॉर्मेशन हर सर्किट के लिए यही है। ठीक है, आई अब निकालना है दूसरा आई होता है dq ओवर dt, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। q इज इक्वल टू cv, यहां पे v की जगह e लिख लीजिए, d ओवर dt, कैप्सूल वाले चैप्टर में हमें पढ़ा हुआ है q इज इक्वल टू cv। तो यहाँ पे q की जगह मैं लिख रहा हूँ c और v को e, दोनों की यूनिट वोल्ट है तो कोई बड़ा फर्क नहीं है, v और e सेम ही है। यहाँ पर c कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन में बाहर आ गया c, और e को आप लिख लो e इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर dt। ठीक है, अब आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू सी ई नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, साइन ओमेगा टी बचा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी, ये आई की इक्वेशन आई। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस की, यहां कॉस है और यहां पे साइन है। जब हम फेज कंपेयर करते हैं, जैसे ई का फेज हम कह देंगे ओमेगा टी है, बट हम आई का फेज ओमेगा टी नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये साइन के साथ है, ये कॉस के साथ है, तो कॉस को भी पहले साइन में कन्वर्ट करो। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, ओमेगा टी पहले आना चाहिए, यानी ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ओमेगा टी पहले हो, उसमें से कुछ प्लस हो या उसमें से ही कुछ माइनस हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। इसको लिख सकते हैं E नॉट सी ओमेगा, कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। लेकिन हमें लिखना है ओमेगा टी को पहले लाना है, जो मैं बता रहा था अभी आपको, ओमेगा टी पहले आना चाहिए, क्योंकि ओमेगा टी ही इसका फेज है। तो ओमेगा टी से कितना ज्यादा कितना कम, ओमेगा टी में कितना प्लस कितना माइनस, ये हमें आराम रहेगा। तो हम इसको ओमेगा टी यहाँ पे लिखना है। जब कुछ प्लस में साइन होता है 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 एक ही बात है, कुछ भी पहले लिख लो। तो मैं इसको लिख लूंगा इस टाइप से कि आई इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उसका कुछ पर्पस है बताऊंगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये मेरा असली इक्वेशन आ गया आई का। तो आप देखो फेज ई का कितना है,
फेज ऑफ ईएमएफ, ये ई का फेज कितना हुआ, ओमेगा टी। फेज ऑफ आई, फेज ऑफ आई कितना है, आप देखिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो आई का फेज इतना हो गया। अब आप देखिए कंपैरिजन में आई के फेज में ओमेगा टी में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो कहते हैं लीड करना, माइनस को कहते हैं लैग बिहाइंड, यानी आगे चल रहा है। आप लीड आया है लीडर से, इंडिया में होता है लीडर है, आपने देखा होगा कि कोई मूवी वगैरह में सबसे आगे उनका एक क्राउड है और उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको मूव करा रहा है लीडर, तो उसके हाथ में एक फ्लैग भी है। तो लीडर मतलब आगे चलने वाला, तो आगे चलेगा लीड। इसमें ओमेगा टी में कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि आई जो है वो आगे चलेगी, लीड करेगी, कितने एंगल से, पाई बाई टू। इसी बात को ये भी कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो पीछे होगा, कितने एंगल से, पाई बाई टू। जब भी मेरे एक कदम आगे कोई है तो ये कह सकते हैं वो एक कदम आगे, या ये कह सकते हैं मैं एक कदम पीछे हूं। तो एक ही बात है, एक ही बात को मैं दो तरीके से कहा, यहां भी यही है। हम कह सकते हैं कि करंट 90 डिग्री से लीड कर रही है, या ईएमएफ 90 डिग्री से लैग बिहाइंड है। सो करंट leads the EMF by pi, 90 डिग्री से लीड करती है। अब कैप्चर के लिए ये बात याद कर लो, दुनिया का हर कैप्चर उसमें करंट लीड ही करेगी पाई बाई टू से, ठीक है। फेज डिफरेंस तीसरा पॉइंट था आपकी लिस्ट में, फेज डिफरेंस का। फेज डिफरेंस पाई बाई टू हो गया, बिकॉज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ये हो गया पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, और पावर फैक्टर कॉस लगाना है फेज डिफरेंस में, कॉस पाई बाई टू, दिस इज 0, यानी कि कैप्चर बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करता, पावर डिसिपेशन इन ए कैप्चर इज 0, ठीक है। तो ये भी आपके काम के लायक बात है। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसका पावर फैक्टर सबसे ज्यादा है, और इसका पावर फैक्टर 0, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं करता अगर आइडियल कैप्चर है तो। पावर फैक्टर 0। अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, सर्किट का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, आई का अगर फॉर्म देखो, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर है। तो अगर ई का कोफिशिएंट 1 हो तो ई के नीचे जो भी लिखा होता है वो होता है आर, रेजिस्टेंस। इसी बात को हम फायदा उठाने जा रहे हैं इसका। आप देखो यहां पर आई का फॉर्मूला था हमारा ये, तो यहां पे लिख दो इसको, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और कॉस यहां पे साइन हो चुका है, तो इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो जो ये था आपका ई नॉट सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसको हमने ऐसे किया, बिकॉज इसको लिखो तो ओमेगा टी ओमेगा सी ऊपर ही चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ई का कोफिशिएंट 1 है, ई के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए मैं इसको नीचे ले दिया, और नीचे जो लिखा है वही रेजिस्टेंस होगा, यानी ये है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो कैप्सर का रिएक्टेंस, तो कैप्सर के रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। इसके रेजिस्टेंस का नाम है रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस
हो गया 1/ओमेगा c। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूं, xc इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, यानी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी और यहां पे xc, ये ग्राफ आएगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंस कैप्चर का डिक्रीज होता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने के साथ साथ कैप्चर का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस जो था ओमिक वाला रेजिस्टेंस, उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी कम हो या ज्यादा हो, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसमें अगर आपको रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करना हो तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज का मतलब है पावर हाउस में एक टरबाइन घूम रही है, उसकी स्पीड अगर फास्ट कर दो तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रिएक्टेंस कम हो जाएगा। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में E नॉट और I नॉट का फेजर बनाना होता है। E नॉट तो वही है ओमेगा टी पर। आप देखिए E का इक्वेशन था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E का ये इक्वेशन है। ओमेगा टी फेज था, तो देखिए ओमेगा टी पे ही मैंने E नॉट बनाया है। और I का जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं यहां पर, I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये एंगल है, ओमेगा टी पे जाओ पहले, तो यहां से शुरू करते हैं एक्स की पॉजिटिव साइड से, हमेशा यहां से ओमेगा टी में पाई बाय 2 और ऐड होना है, यानी इससे और 90 पे जाओ, तो ये होगा आई नॉट का फेजर। ठीक है, सबसे पहले ई के फेज में गए, ई का फेज है ओमेगा टी पे मैंने ई नॉट का फेजर बना दिया। फिर आई का कह रहा है कि इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो ओमेगा टी से भी 90 आगे, तो ओमेगा टी गया उससे भी 90 आगे चला गया, आई नॉट का फेज हो गया। अब ग्राफ में जो बनाना है, ग्राफ में क्या खास बात है, ग्राफ कहता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस का मीनिंग होता है एक मैक्सिमम दूसरा जीरो, इस रिलेशनशिप को कहते हैं फेज डिफरेंस 90 डिग्री होना। मतलब जिस टाइम पर E मैक्सिमम होगा करंट जीरो होगी, और जिस टाइम पे E जीरो होगा करंट मैक्सिमम होगी, तो एक जीरो दूसरा मैक्सिमम, इस रिलेशनशिप को कहते हैं फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होना। आप देखिए सबसे पहले मैंने E का फेज पर E का ग्राफ बना दिया, ये E और टाइम में ले लीजिए, और आप देखिए इस पॉइंट पे E जीरो है, तो इस पॉइंट पर I क्या होगा, मैक्सिमम। I मैक्सिमम पर लैग भी है, I क्या है, लीड कर रहा है। ठीक है, I लीड करेगा बिकॉज 90 डिग्री से लीड कर रहा है, तो क्या होगा, I शुरू होगा यहां से, ये I नॉट। आप देखिए इस टाइम पर करंट जीरो है, बट इस टाइम पे इसकी पीक है, ईएमएफ मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर E जीरो से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस से काट रहा है, E की वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो है, बट इसकी पीक पड़ रही है। यहाँ पे ये जीरो से पास हो रहा है ग्राफ, I जीरो, बट इस पॉइंट पर E मैक्सिमम, तो एक जीरो और एक मैक्सिमम, इसे कहते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना। तो आपने एक और सर्किट की स्टडी करी, उसमें कैप्चर था। कैप्चर की बात में जो मेन पॉइंट है वो याद रखने हैं, कैप्चर का जो रिएक्टेंस होता है वो 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे जो कैप्चर है उसमें करंट हमेशा लीड करती है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, पावर फैक्टर जीरो होता है, तीसरा पॉइंट याद करना। तो 3 पॉइंट आपके काम के हैं, उसको याद करना। इतनी बार यूज होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते में कि आपको शायद याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तीसरा मैं एक और सर्किट ले रहा हूं, सर्किट कंटेनिंग कॉइल ओनली। एक सर्किट है उसमें सिर्फ कॉइल है, कॉइल ओनली। तो ये है, इस कॉइल का इंडक्टेंस है L, इसमें एक एसी सोर्स लगा, इसका इंडक्टेंस है L हेनरी की कॉइल में लगाई हुई है। अब E का इक्वेशन तो कुछ कहना ही नहीं है, आपको पता ही है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो भी मेहनत करनी पड़ती है आई को निकालने के लिए करनी पड़ती है। करंट क्या होगा, आप देखिए जब इसमें एसी करंट पास करेंगे आप, तो यहां फ्लक्स डेवलप होगा। करंट क्योंकि वेरिएबल है, एसी करंट हमेशा वेरिएबल होती है, तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी वेरी करेगा और उसकी वजह से फ्लक्स भी वेरी करेगा। जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो यहां पे इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ और इंड्यूस हो गया। एक ईएमएफ तो इसका है ही है जो सोर्स है, एक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहां पे आ गया। तो अब है दो ईएमएफ, बट हमें डोमिनेट इसको करवाना है, यही जीतना चाहिए, इसी की दादागिरी चलनी चाहिए सर्किट में, क्योंकि यही सोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है। तो इसके लिए कंडीशन है कि इसका ईएमएफ कम से कम इसके इक्वल तो हो, अदरवाइज इससे ज्यादा ही हो। तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी, और फाइव क्या होता है एल आई, रख दो, तो एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आई ओवर डी टी। तो ये जो ईएमएफ है वो इसमें पैदा हुआ है, इसमें माइनस एल डी आई ओवर डी टी का ईएमएफ पैदा हो गया। तो एक वोल्टेज यहां पे, एक यहां पर है, इसकी वैल्यू मिनिमम इसके इक्वल एंड अपोजिट हो, अपोजिट मतलब ये माइनस से प्लस हो, तो इसका ईएमएफ आ गया प्लस एल डी आई ओवर डी टी। इसको उधर ले जाओ, ई डी टी इज इक्वल टू, और एल को नीचे ले जाओ, डी आई, दोनों का इंटीग्रेशन कर लो, आपका इक्वेशन निकल आएगा। तो इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन डी आई आई, ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी कर लो, और ई नॉट और एल बाहर आ गए, अंदर बचा साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ई की जगह मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी डाल दिया था यहां पर ई के जगह, और ई नॉट को बाहर भी ले लिया है, साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, इसका ये ग्राफ, तो ये आई आया हमारा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस मैंने यहां लिखा, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब आई का जब मैं फेज निकालूंगा तो वहां पे कॉस है और ई में साइन होता है, ई होता है हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां साइन है, यहां कॉस है, तो कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, आसानी लगेगी। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन 90 माइनस सी थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस ओमेगा। अभी माइनस साइन है, माइनस साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूं बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, ये सब मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसको जस्ट याद कर ले, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, क्योंकि माइनस साइन तो अंदर चला गया, अंदर ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मैंने आपको बताया था ओमेगा टी पहले आना चाहिए, कोई भी चीज ओमेगा टी से प्लस हो या ओमेगा से ही माइनस हो, तो उसमें हमें डिसीजन लेना आसान हो जाता है।
इसमें ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो फेज इसमें क्या हो गया, ई का फेज ऑफ ई ओमेगा टी कहा गया ये, और फेज ऑफ आई ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो आप देखो यहां पे आई के फेज में माइनस आ रहा है, माइनस मतलब पीछे लैग बिहाइंड, प्लस मतलब लीड करना, आगे चलना। करंट हमेशा ईएमएफ से लैग बिहाइंड होती है पाई बाय 2 डिग्री से। तो इसको याद कर लो, दुनिया की हर कॉइल में यही होगा, यानी कॉइल में हमेशा करंट लैग बिहाइंड होती है 90 डिग्री से। कैप्सूल में 90 डिग्री से आगे और कॉइल में 90 से पीछे होती है, लैग बिहाइंड होती है। तो फेज डिफरेंस हो गया पाई बाय 2 का। फेज डिफरेंस निकालोगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आएगा पाई बाय 2। फेज डिफरेंस पाई बाय 2। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कॉस लगा दो इसमें, कॉस पाई बाय 2 0। तो आप देखेंगे कि इसमें भी पावर फैक्टर 0, यानी कि कॉइल भी बिल्कुल पावर कंज्यूम नहीं करती। तो तीन एलिमेंट थे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड कॉइल, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, सबसे महंगा। लेकिन कॉइल और कैपेसिटर इसमें पावर फैक्टर 0, यानी बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते। बाकी के पॉइंट्स में मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। पावर फैक्टर आ गया, रेजिस्टेंस, ई के नीचे अगर ई का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे आई देखिए, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय माइनस पाई बाय 2। तो अब देखिए ई नॉट का कोएफिशिएंट 1 है, इसके नीचे जो लिखा है वही आर होगा, इसको कंपेयर कर लेना ई नॉट बाई आर से। तो कॉइल का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा है। तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स एल। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्स एल भी इंक्रीज होगा, मतलब पावर हाउस में नॉर्थ पोल साउथ पोल उसके बीच में कॉइल रोटेट हो रही है, अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से कॉइल का रेजिस्टेंस होता है इंक्रीज, कैपेसिटर होता है डिक्रीज, और रेजिस्टेंस जो ओमिक वाला रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पावर फैक्टर हो गया, ये हो गया। अब आता है आपका, इसको भी याद रखना, ठीक है, फेजर डायग्राम। ई नॉट का फेजर, फेजर डायग्राम में आपको फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होगा, ये है ई नॉट, ई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, शुरू से ही बनाते आ रहे हैं, ई का फेजर सब में ऐसे ही बनना है। आई जो है वो क्या है, माइनस पाई बाय 2, माइनस में पीछे, तो पहले ओमेगा टी जाओ क्योंकि पहले ओमेगा टी है, तो यहां से ओमेगा टी गए और फिर 90 डिग्री से पीछे आना है, यानी यहां से इसके 90 प्लान बना लो। दिस इज फेजर ऑफ आई। तो ये फेजर डायग्राम हो गया। ग्राफ, ग्राफ के लिए क्या करना है, यहां ग्राफ बनाता हूं। ई का ग्राफ तो साइनसोइडल है, सब में एक जैसा ही है, ये ई नॉट यहां माइनस ई नॉट, ठीक है, यहां पे टाइम। अब करंट और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस है, 90 फेज डिफरेंस का मीनिंग मैं आपको बता चुका, एक मैक्सिमम दूसरा जीरो। तो इस टाइम पे ई जीरो है, करंट क्या होगी मैक्सिमम, बट करंट इसमें लैग बिहाइंड है, तो पीछे मैक्सिमम, पीछे मतलब नीचे, यहां से माइनस आई नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा और फिर ऐसे जाएगा।
इस साइड से। अब इस पॉइंट पर आई जीरो, तो यहाँ पे ई मैक्सिमम है, यहाँ पर ई जीरो आई मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे ई जीरो था बट आई मैक्सिमम पीछे की तरफ थी क्योंकि ये लेंथ है, तो ये ग्राफ हो गया। तो आपने सारे पॉइंट्स इस सर्किट के भी सीख लिए। अब मैं इस कॉइल में जो आपको याद रखना है वो बता दूं। एक तो इसका पावर फैक्टर जीरो, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करेगी। दूसरा, इसका रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल, इन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कॉइल के थ्रू। एसी करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कॉइल आल्सो एज वेल एज बाय रेजिस्टेंस। अभी तक कन्वेंशनली हम एसी करंट को कैसे कंट्रोल करते थे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, जैसे आपके घर में फैन है, फैन के रेगुलेटर्स है, कट 1 2 इसको आपने कर दिया 5 नंबर पे कर दिया तो बहुत तेज फैन घूमने लगा। एक्चुअली 5 मार्क का मिनिमम रेजिस्टेंस सर्किट में डालते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाती है। 1 पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, करंट सबसे कम होती है, फैन धीरे धीरे घूमता है। तो रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके करंट को, एसी करंट को कंट्रोल कर रहे थे। उसमें क्या था? उसमें यह था कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बहुत होती थी। काम तो हो जाएगा बट रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम सबसे ज्यादा होती है, तो ये सबसे महंगा बिजनेस है। अब क्या करेंगे? ये काम कॉइल भी कर सकता है, कैप्सूल भी कर सकता है। बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि पावर फैक्टर जीरो, ये भी इसमें भी रेजिस्टेंस होता है और इसके रेजिस्टेंस को भी कम ज्यादा करके करंट को कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता। ये फ्री का मजदूर है, फ्री की लेबर है, तो क्यों ना इससे काम कराओ। ये आपको काम भी करेगा बिल्कुल सेम, लेकिन पैसे भी नहीं लेगा। इसमें आप ये देखो, जो कॉइल है लो फ्रीक्वेंसी की, लो फ्रीक्वेंसी की अगर एसी करंट है उसको कंट्रोल करते हैं, इसके अंदर आयरन की कोर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें एल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एन। अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाल दो तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट म्यू आर, एंड बीइंग ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज ऑलवेज मोर देन 1। इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसलिए एल इंक्रीज हो गया। हमने एल इंक्रीज क्यों किया मैं बताता हूं। एक्सएल होता है ओमेगा। अब लो फ्रीक्वेंसी करंट यानी ओमेगा लो है, कम है, तो रेजिस्टेंस होगा बट इफेक्टिव नहीं होगा, कम रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे समझ लो, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। अब रेजिस्टेंस है छोटा बच्चा और करंट है ज्यादा एक पहलवान, तो छोटा बच्चा कहां रोक पाएगा? अगर करंट को कंट्रोल करना है, एक स्ट्रॉन्ग करंट को कंट्रोल करना है, तो आपको इस रेजिस्टेंस को भी तो स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी पे हमारा कोई जोर नहीं है, फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी है, तो पावर उससे बन के आ रही है, बन के आ रही है। हम क्या करेंगे? एल इंक्रीज कर देंगे कॉइल का, तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन की डॉट डाल देंगे, तो इसे कहते हैं आयरन कोर्ड कॉइल। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट कंट्रोल करेगा आयरन कोर्ड कॉइल। और जो हाई फ्रीक्वेंसी की करंट है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एल को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ओमेगा ज्यादा हो गया तो भी एक्सएल ज्यादा हो गया, तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर से ये सॉफ्ट आयरन की रॉड निकाल देंगे, यानी एयर कोर, एयर कोर कॉइल। तो एयर कोर कॉइल से हाई फ्रीक्वेंसी करंट कंट्रोल होती है और आयरन कोर कॉइल से लो फ्रीक्वेंसी करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये मैंने आपको 3 सर्किट दिए, बाकी के सर्किट में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये थे 3 सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कॉइल और कैपेसिटर। आपने उनके फंडामेंटल भी देख लिए। रेजिस्टेंस में V और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करेगी 90 डिग्री से और कॉइल में हमेशा करंट 90 डिग्री से पीछे रहेगी। इसका पीछे होने का रीजन ये है कि जब इसमें एसी करंट फ्लो होती है तो करंट तो वेरिएबल है, करंट मान लो इंक्रीज हो रही है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा, तो करंट को मैक्सिमम वैल्यू जाने में कुछ टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए करंट
पीछे रह जाती है। ईएमएफ पहले मैक्सिमम हो गया, करंट इस बैक ईएमएफ की वजह से, सपोजिशन की वजह से पीछे रह गई। तो कॉइल में हमेशा करंट पीछे होती है, लेग बिहाइंड होती है, कॉइल का रिएक्टेंस ओमेगा एल। कैप्सूल में 1/ओमेगा c यानी ओमेगा के इनवर्स से प्रोपोर्शनल होता है, और कैप्सूल में करंट हमेशा लीड करती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के सारे सर्किट आपको बताऊंगा, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।